हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर टेक में। और मैं हूं कुलदीप सैनी। और हमारी यह सेकंड वीडियो है ऑडिट की। इसमें हमारी फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑडिट का मीनिंग किया था, ऑडिट के टाइप्स किए थे। तो आज हम सेकंड वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ऑडिट। चलो जानते हैं। ऑडिट इज नॉट लीगली ओब्लिगेटरी। ऑडिट जो है नॉट लीगली ओब्लिगेटरी मीनिंग क्या हुआ कि ऑडिट जो है लीगली कानूनी तौर पर हर किसी के ऊपर लायबल नहीं है, किसी के ऊपर थोपी नहीं जा रही कि आपको करवाना जरूरी है। फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी नहीं है। और इंस्टीट्यूशन ऑन दिस बेसिस ऑडिट में बी ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरी। इस बेसिस पे इसको टू ब्रॉड कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या टाइप्स बनाए गए हैं उसके। तो चलिए फर्स्ट टाइप क्या है, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय अंडर लॉ। जो लॉ के अंडर रिक्वायर है ऑडिट, वो क्या है, मैंडेटरी होती है करवानी, वो इसके अंदर कौन सी आती हैं। और दूसरी हमारी टाइप्स है वॉलंटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट, वॉलंटरी का मीनिंग आप खुद समझते हो कि वॉलंटरी जो खुद से करवाई जाए, मतलब खुद से रिलेटेड हो, वॉलंटरली हम कोई चीज़ करते हैं वो है। तो ठीक है, आगे करते हैं, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ। लॉ के अंदर क्या है, लॉ के अंदर देखो जैसे बाय कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है कि आपको मैंडेटरी किया है कि इन कंपनियों की आपको ऑडिट करवानी जरूरी है। ठीक है। बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट जिसके अंदर बैंकिंग कंपनियां जिसके हिसाब से रजिस्टर्ड की जाती हैं, कंपनियां बनाई जाती हैं, उसके अंदर उनको किस बिहाफ से, किस रूल रेगुलेशन के अंदर कहा गया कि आपको इस तरीके से ऑडिट करवानी मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 1948 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंपनियाँ जो होती हैं, जो भी हमारी रिलायंस कंपनी होगी, हुडको होगी, DHBN होगी, हमारी जो भी सारी आती है इसके अंदर, उसके थ्रू उस जिस लॉ के अंदर ये रजिस्टर की गई है उसके थ्रू जो इनको बोला जाता है कि आप ऑडिट करवानी मैंडेटरी है। बाय कोऑपरेट सोसाइटी एक्ट, कोई सोसाइटी है हमारी, कोऑपरेट सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर की गई है, तो उसमें अलग से उनको बताया गया कि आप ऑडिट वगैरह करवानी है, किस हिसाब से करवाओगे। बाय स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स 1961 एक्ट जो इनकम टैक्स का, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इस बिहार पे आपको इनकम टैक्स ऑडिट करवानी है, जो भी टैक्स ऑडिट वगैरह होंगी, कोई अदर ऑडिट होंगी सारी कंपनी की, तो वो आपको इसके अंदर मैंडेटरी किया गया कि आपको करवानी नेसेसरी है, मैंडेटरी है। वॉलंटरी में हम आ जाते हैं कि प्रोप्राइटरशिप ऑडिट। प्रोप्राइटरशिप यानी कोई सिंगल पर्सन कोई काम कर रहा है, कोई फर्म कहलाती है, वो अपनी खुद की वॉलंटरी ऑडिट करवाना चाहता है। और ये करवाने का पर्पस भी होता है कि वॉलंटरी ऑडिट करवाने से क्या रहता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पे मोरल चेक बनती है, कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होते, कोई इसी बेस पे हमारे जो डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन तैयार हुई है, फाइनेंस स्टेटमेंट वगैरह, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसको कोई ऐसे नहीं कह सकते कि गलत है या सही है, क्योंकि उसको CA जो ऑडिट के थ्रू साइन करके इसको क्या कर देता है, वेरीफाई कर देता है। तो उसके थ्रू उनको लोन मिल सकता है बैंकों से, अदर भी फैसिलिटियाँ और भी होती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म सेम एज है, पार्टनरशिप फर्म है वो भी वॉलंटरली अपनी ऑडिट करवा सकती है, उस पर कोई लीगली ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसे ही HUF जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिस पे वो कहा गया कि ये वॉलंटरी ऑडिट करवा सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट। एक ऑडिट को गवर्न करने के लिए, ऑडिट को करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं हमारे, तो चलिए जानते हैं क्या बेसिक प्रिंसिपल है। पहला और फॉरमोस्ट हमारा प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी मतलब कि आपको क्या है, इंटीग्रेट होके करना है, ऑनेस्टी के साथ ऑडिट को करना है, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट रहना है, काम को करना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी है कि आप सेम चीज़ के लिए रहोगे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ जाओगे, कोई भी अदर चीज़ को नुकसान नहीं दोगे। ठीक है। इंडिपेंडेंस नो बाइजनेस के साथ आपने क्या करना है, ऑडिट करनी है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है हमारा ऑडिट को करने का।
सेकंड हमारा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? नो डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, नो डिस्क्लोज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। अदरवाइज मतलब कि जब तक अदरवाइज अलाउड बाय लॉ, जब तक आपको लॉ अलाउड नहीं करता तब तक आपने उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर कोई अदर एंटिटी में जाके डिस्क्लोज नहीं करना है। ये हमारा क्या है? सेकंड प्रिंसिपल है ऑडिट करने का। थर्ड प्रिंसिपल हमारा था स्किल एंड कॉम्पिटेंस। स्किल एंड कॉम्पिटेंस मतलब कि जो आप ऑडिटर हो, एक आप फुल्ली स्किल्ड होने चाहिए, आप ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, आपको काम आना चाहिए। और टाइम टू टाइम जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अकाउंटिंग जो हमारी आ रही है वो मान लो कंप्यूटर बेस हो गई है, ऑडिट भी कंप्यूटर बेस हो गई है, तो आप उस चीज़ को करने के लिए कॉम्पिटेंस होने चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपकी अपनी एक्सपीरियंस उसके अंदर आपको लगाना है। तो ये आप टाइम टू टाइम उसको करते रहोगे। ये अब आपका थर्ड क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है। फोर्थ बेसिक प्रिंसिपल है वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, आप वर्क परफॉर्म बाय अदर्स ऑडिट यूज़ कर सकता है, ऑडिटर यूज़ कर सकता है। कैसे? कोई एक्सपर्ट है, कोई एक एंटिटी के अंदर, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एक्सपर्ट ने कोई अपनी राय दी है, वो आप मान सकते हैं। दूसरा कोई उनका इंटरनल ऑडिटर है जिसने कोई आपको रिपोर्ट दी है, उसको चेकिंग वगैरह की है, आप उसको भी मान सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उसके काम को यूज़ कर सकते हैं। और कोई अदर कोई एक्सपीरियंस या अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका डाटा आप ले सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो आप उसके ऊपर उसको लेकर प्रॉपरली आप रिव्यू चेकिंग करेंगे। आप इनके यूज़ किए हुए काम के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इनका काम यूज़ किया है तो ये इन्होंने गलत रिपोर्ट दी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी उन काम यूज़ करो या ना करो, ये आपकी है कि आप जो अपनी लायबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है ऑडिट रिपोर्ट देने की, उससे आप कर नहीं सकते, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, आप काम बगैर यूज़ कर सकते हो अदरवाइज। ठीक है। आपका फिफ्थ आपका बेसिक प्रिंसिपल आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन। आप जो भी ऑडिट कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, आपके सारे वर्किंग पेपर जो भी आपके होंगे, परमानेंटली होंगे या जो नॉन परमानेंटली होंगे, आपके करंट ईयर के लिए होंगे, वो सारे आपको क्या है? डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, उसकी प्लानिंग वगैरह सब होगी, सबका डॉक्यूमेंटेशन रखना है ताकि इन फ्यूचर आपके काम आए वो। प्लानिंग के अंदर आपको क्या करना है? प्लानिंग में आपको तैयार करना है कि ऑडिट का एक्सटेंट क्या है, नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है, इंडस्ट्री की क्या सिस्टम है, आपकी टीम कौन कौन सी टीम में क्या क्या मेंबर रहेंगे, कितने एक्सटेंट तक आपको ऑडिट करनी है, कितने टाइम में कंप्लीट करके देनी है, सारी आपकी प्लानिंग की जाती है। कौन से प्रोसीजर लगाए जाएंगे, ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा ऑडिट के अंदर, आप ये प्लानिंग करते हो। ये प्लानिंग भी आपका एक बेसिक प्रिंसिपल का हिस्सा है। ठीक है। और सेवन्थ आपका ऑडिट प्रिंसिपल आता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस तो मोस्ट आपका एक प्रिंसिपल है कि अगर आप ऑडिट के कोई कंक्लूजन, कोई रिपोर्ट दे रहे हो, उसके बेसिस पे आपके कोई किसी बेस होना चाहिए, आपके पास कोई एविडेंस होने चाहिए जिसके बेस पे आप उनको रिपोर्टिंग कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो। तो ऑडिट एविडेंस हमारे कहाँ से कलेक्ट होते हैं? हम कोई काम करते हैं, चेकिंग करते हैं, उसका हमें प्रॉपरली एविडेंस लेने हैं। कोई एविडेंस हमारे रिटन एविडेंस भी हो सकते हैं, ओरल एविडेंस भी होते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। तो ये सारे आपको ऑडिट एविडेंस तैयार करने हैं। उसके बाद आपका आता है एट्थ प्रिंसिपल अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल को आपको अच्छे से चेक करना है। इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट की होती है, ये ऑडिटर की नहीं होती। बट आप इनको अच्छे से चेक करोगे कि इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई इंटरनल वीकनेस नहीं है, ये सारी आपको मैनेजमेंट है TCWG को कम्युनिकेट करनी होती है। उसके बाद आपके पास आता है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। लास्ट में आप ये सब करने के बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो और वो अपना कंक्लूजन दे देते हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही ऑडिट आपकी, और उसके बाद आप रिपोर्टिंग तैयार करके उनको दे देते हैं। तो ये आपकी लास्ट आपका प्रिंसिपल है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, जिसके बेस पे ऑडिट की जाती है। लास्ट हमारा पर्पज़ यही होता है कि हम ऑडिट किस लिए कर रहे हैं, रिपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ
ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? एज पर द एस हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 200 क्या बोलता है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट आपको पता है कि इंडिपेंडेंट होके आपको काम करना है। इंडिपेंडेंट नॉट ओनली फ्रॉम माइंड बट आल्सो इट अपीयर टू फ्री। ये क्या कहता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर वो ऑडिटर है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, नो बाइजनेस के अंदर आके काम करता है, और नॉट ओनली फॉर माइंड। सिर्फ ये आपको क्या है कि ओनली इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सामने वाले को सामने वाले पर्सन को आपको क्या है शो भी करना है कि वो इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को रिलायबल नहीं करवाएंगे, जब तक आप उसको विश्वास नहीं दिलाएंगे कि मैं इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर रहा हूँ, तो आप ऑडिटर और जो आपका यूज़र है वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि ऑडिट इंडिपेंडेंटली की गई है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर इंक्लूड, अब कहता है ऐसे दोस्तों कहता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, क्या इंक्लूड है उसके अंदर? इंक्लूड ऑब्टेन करना, रिसीव करना ए रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है कि नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल यानी कि हम बोलते हैं कि रीजनेबल, इस पे विश्वास किया जा सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं बोल सकते उस चीज़ को। अश्योरेंस लेनी है। अश्योरेंस आप समझते हो? अश्योरेंस का मतलब है कि आप उससे एक अश्योरेंस लेना, ठीक है। दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी को मिला के पूरी आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब है कि मटेरियल का मतलब है इम्पोर्टेंट मिसस्टेटमेंट, कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फ्री है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे वो एरर से हो। क्या हमारी फाइनेंस स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट से? मटेरियल यानी कि इम्पोर्टेंट कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है हमारी फाइनेंस स्टेटमेंट में, चाहे वो एरर से हो चाहे वो फ्रॉड से हो। ये हमें हमारा ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, चेक करना। ऑडिट करने का पर्पज़ ये है कि मेन पर्पज़ ये है हमारा ओवरऑल कि हम फाइनेंस स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि फाइनेंस स्टेटमेंट एज होल आर फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कोई इसमें मटेरियल कोई इंपॉर्टेंट मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, चाहे वो एरर के कारण हो चाहे वो एरर फ्रॉड के कारण हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।